बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस 2024 की मैं सभी शिक्षक साथियों को, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मनुष्यों को, उन साथियों को जिन्होंने वर्षों तक शिक्षा देने के बाद अब सेवानिवृत्ति ली है, और ऐसे सभी बच्चों को जिन्हें शिक्षक आज शिक्षित कर रहे हैं, बधाई और शुभकामना देता हूं। हम आज के इस अवसर पर शिक्षक परिदृश्य में आई हुई चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। शिक्षक दिवस एक ऐसा वक्त तो है ही जब हम अपने शिक्षक साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक ऐसा अवसर भी है जब हम अपने सामने खड़ी मुंह बाए चुनौतियों के ऊपर चर्चा भी करें। और मेरे साथ आज चर्चा में मेरे साथ दो मनीषी हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण अजमेर के शिक्षक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। मेरे साथ हैं सेंट एंसलम्स स्कूल में शिक्षा देने वाले बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक सुनील जोश साहब, जो सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी संस्था उड़ान के माध्यम से वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाए हुए हैं, और सिर्फ बीड़ा नहीं उठाए हुए हैं, एक सफल क्रांति के वाहक बन चुके हैं। मेरे दूसरी तरफ मेरे साथी हैं श्री नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, और आप उप प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरना, जो किशनगढ़ ब्लॉक में स्थित है। उसमें दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में विशद अनुभव रखते हैं। मैं सुधीर तोमर, मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, कार्यरत हूं। मैं सोफिया स्कूल अजमेर में भौतिक विज्ञान का अध्यापक हूं। मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2011 में प्राप्त हो चुका है। हम सभी बहुत जिम्मेदारी के साथ आज इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मूलतः मेरा उद्देश्य अजमेर के शैक्षिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर बात करना है। निश्चित रूप से आज का दिवस ऐसा है जिसमें देश भर में हर मोहल्ले, हर गली, हर ब्लॉक, हर तहसील, हर कस्बे, जिले, महानगर में चर्चा हो रही है शिक्षक दिवस की। लेकिन हम अपने आप को, अपनी बातचीत को आज केंद्रित करेंगे अजमेर के शैक्षिक परिदृश्य में, और यहां मुंह बाए खड़ी शिक्षा जगत की चुनौतियों पर। कैसे और कौन सी चुनौतियां हैं, और साथ ही यह भी तय होना है कि कैसे उनसे पार पाया जाए। मैं जोश सर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यह बताएं कि आज आप 21वीं सदी के, और जब हम 2025 अर्थात 21वीं सदी की सिल्वर जुबली बनने वाली है, उस मुहाने पर जब हम खड़े हैं, तो आप अजमेर के शैक्षिक परिदृश्य में किन चुनौतियों को स्पष्टता देखते हैं? देखिए सुधीर सर, मैं भी शिक्षा का क्षेत्र में 30 साल से काम कर रहा हूं। जब 30 साल पहले मैं ज्वाइन किया था, उस समय का बच्चा नहीं है आज का तारीख में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया, मोबाइल हो गया। अब बच्चा ये डिजिटलाइजेशन का, जो मोबाइल का जो यूज है, वो पॉजिटिव तरीके से यूज नहीं कर रहा है, वो नेगेटिव तरीके से यूज करने लग गया। ये एक सबसे बड़ा नशा जैसे मामला हो गया, मोबाइल का एडिक्शन और सोशल मीडिया का। उसका वजह से बैठ के पढ़ने वाला जो रियलिटी में, जो टेबल कुर्सी में जो बैठ के पढ़ने वाला जो स्थिति है, वो थोड़ा कम हो गया। वो नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है एजुकेशन में। तो जो साहब ने बताया कि जो मोबाइल आज जिसे हम बहुत बड़ी सुविधा मान रहे हैं, वह धीरे धीरे पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों के लिए एक नशा बन करके उन्हें नुकसान पहुंचाने लगा है। क्या ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विवाद हो सकता है। मोबाइल उपयोगी है अथवा अनुपयोगी है, लेकिन एक पक्ष निश्चित रूप से यह है कि मोबाइल का अति उपयोग दुरुपयोग की कैटेगरी में आता है, और अति सर्वत्र वर्जित, अति होने पर निश्चित रूप से ही यह एक विनाशकारी शक्ति है। मैं राठौड़ साहब आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप सरकारी विद्यालय में जब वर्षों से अध्ययन करा रहे हैं, तो मोबाइल आपके बच्चों के लिए तो शायद समस्या के रूप में बहुत बाहर नहीं आया होगा, लेकिन आपके
संस्था में अर्थात सरकारी संस्थाओं में बच्चों के सामने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के मामले में क्या वो चुनौतियां हैं जिससे वो उपलब्धि हासिल नहीं हो पा रही जितनी की अपेक्षित है? मैं तोमर साहब ये कहना चाहूँगा कि जैसे मोबाइल निश्चित रूप से आज एक समस्या के रूप में तो आ रहा है, और धीरे धीरे ये जिस प्रकार से निजी स्कूलों के अंदर तो है ही, लेकिन सरकारी विद्यालयों के अंदर भी आज इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन साथ ही इसके अतिरिक्त भी बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने समस्या है कि बच्चे बहुदंडी हो रहे हैं, शुरू से ही कमाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि जो आर्थिक युग की जो प्रधानता है, तो उसमें जो पहले जिस प्रकार से सारे बच्चे एक ही विद्यालय के अंदर आते थे और सारे IQ स्तर के बच्चे जब हमारे को मिलते थे, तो निश्चित रूप से शिक्षक आज भी वही है, और शिक्षार्थियों के अंदर काफ़ी परिवर्तन हो जाने के कारण निश्चित रूप से हमारा वह परिणाम आज हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं सरकारी विद्यालयों के अंदर जो प्राचीन समय के या पुराने टाइम के अंदर जो हम कह पा रहे थे। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया और ये निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये सत्य है, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं आप सब, क्योंकि अजमेर ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। अर्थात बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले 10वीं और 12वीं के अजमेर ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी विद्यालय का कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हम सबको गर्व है अपने सभी विद्यालयों पर और वहां अध्यापन करा रहे हमारे अध्यापकों पर। लेकिन सवाल यहां है, ये है कि एक तरफ से दो तरह का हमारे स्टूडेंट्स हो गए, या हम ये कहें कि हमारे स्टूडेंट्स दो हिस्सों में बट गए। एक ऐसे जिनके परिवार सक्षम है अपने बच्चों को साधन उपलब्ध कराने के लिए, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, सुविधा देने के लिए, ऐसे बच्चे ज्यादातर प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं, जहां परिवारों में कमाई उतनी नहीं है कि बच्चों को उनकी मनचाही सुविधाएं वो उपलब्ध करा पाए। तो ऐसी, लेकिन आप विडंबना नहीं, सौभाग्य देखिए, जिन बच्चों के पास सुविधाएं कम हैं, जिन बच्चों के पास कहने के लिए मां बाप इतने जागरूक नहीं है कि वो दिन रात या सुबह शाम या हफ्ते में एक बार भी बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों पर उनसे चर्चा कर सकते हो या उनसे ये पता कर सकते हो कि क्या पढ़ा, कितना पढ़ाया, किसने पढ़ाया। लेकिन ऐसे बच्चों का परीक्षा परिणाम 100% आता है। और अब बात ये करेंगे, निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों का परीक्षा परिणाम पहले से ही अच्छा आता है, लेकिन अब उपलब्धियां लगभग बराबर हो गई, या ये कहो कि श्रेष्ठ होती हुई नजर आ रही हैं ग्रामीण विद्यालयों में। तो ग्रामीण विद्यालयों में जो उपलब्धियां श्रेष्ठ होती जा रही हैं, इसमें आप ये बतलाइए कुछ ऐसे बिंदु जिनका प्रयोग या उपयोग कर आपने विद्यालयों के शिक्षा परिणामों के उन्नयन में सफलता प्राप्त की है। निश्चित रूप से आज आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सरकारी विद्यालयों के अंदर भी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी परिणाम में उन्नयन आ रहा है। तो निश्चित रूप से विभाग की भी नीतियां हैं और जो उस संस्था का या उस गांव का जो माहौल है और उस संस्था के अंदर जो परिवार की तरह मिलकर के, विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यालयों के अंदर, सरकारी विद्यालयों के अंदर जो स्टाफ है बिल्कुल लर्नेड है और वो मिलकर के अपने बच्चों की तरह जिस प्रकार से उनको गाइड करते हुए लगातार जुलाई के महीने से उनके एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह शुरू हो जाती है और उनको नियमित रूप से ये दिया जाता है कि आप ये आपका कोर्स का पाठ्यक्रम पूरा हो गया, तो उसके बाद में उसका वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, इस प्रकार की प्रक्रियाएं लगातार पिछले कुछ सालों से सरकारी विद्यालयों के अंदर भी हो रही है। उस वजह से ये उन्नयन का स्थिति आ रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर और अच्छा परिणाम सरकारी विद्यालयों का रहेगा, बशर्ते कि थोड़ा सा, जिस प्रकार का आपने भी कहा और मैं उस बात को भी कहना चाहूँगा कि अगर इनके संरक्षक या माता पिता अगर थोड़ा सा, जिस प्रकार निजी विद्यालयों के अंदर बच्चे के हाथ से हाथ मिलाकर के साथ देते हैं, अगर उतना साथ अगर हमारे विद्यालयों को मिले तो निश्चित रूप से हम और आगे बढ़ सकते हैं इसमें और अच्छा परिणाम दिला सकते हैं बच्चों को। जोश साहब, ये स्थिति जैसी कि हम जिस पर चर्चा आज कर रहे हैं और मैं बधाई दे रहा हूं सभी शिक्षकों को, वह इसी स्थिति अब से 10 वर्ष पहले नहीं थी। अजमेर को शिक्षक नगरी के रूप में जाना जाता है एक लंबे काल से, लेकिन प्राइवेट स्कूल ही वो सिरमौर स्थान प्राप्त करे हुए थे जहां पढ़ने वाले बच्चे अजमेर को शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में नाम दे रहे थे। लेकिन ये जो काम हुआ है, जिसकी मैं बधाई नरेंद्र जी को दे रहा हूं, वह पिछले 10 वर्षों में किए गए शिक्षा के क्षेत्र में
ये जो नवाचार हैं इनके परिणाम हैं। और ये नवाचार तत्कालीन शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी की देन है। वासुदेव देवनानी जी ने पूरे राजस्थान में ये शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उन्नयन हेतु सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई स्तर पर काम किया। विद्यालयों में सुविधाओं का बढ़ाना, विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। और अब आज वो शिक्षा मंत्री नहीं है, आज वो विधानसभा अध्यक्ष बनकर अजमेर को गौरवान्वित कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा किए गए नवाचारों का यह परिणाम है कि आज हम सब अजमेर वासी एक अच्छे सुखद परिदृश्य में बैठे हैं। अब बात यहां से आगे की होनी चाहिए। यहां तक हम पहुंच गए कि हमारे सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो। बात अब यह है कि अजमेर का शैक्षिक गौरव जो पहला स्थान था, जैसे आपने जब 30 साल पहले की स्थिति देखी है यहां, उस समय बहुत ही अच्छी स्थिति थी। अजमेर को राजस्थान भर में नहीं हिंदुस्तान भर में शैक्षिक नगरी के रूप में जाना जा रहा था। बीच में कुछ गड़बड़ें हुई, लेकिन अब उसे लेकिन आज सूचना क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति इतनी आ गई कि शैक्षिक नगरी सीकर हो रहा है, शैक्षिक नगरी कोटा हो रहा है। तो शैक्षिक नगरी अजमेर को उसका गौरव वापस मिल सके, इसके लिए हम क्या विशेष कदम उठा सकते हैं? सुधीर सर, मैं दिन का 2:30 बजे तक शहर का सबसे बढ़िया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जिसका पेरेंट्स पढ़े लिखा हो उनका साथ काम करता हूं। उसके बाद 3 बजे से रात को 8 बजे तक ऐसे बच्चों को साथ काम करता है जिसको रहने के लिए एक घर भी नहीं है। तो मैं दोनों चीज को एनालाइज करके आपको बता रहा हूं। शिक्षक हर जगह 5 सितंबर को शिक्षक को सम्मानित करता है, लेकिन शिक्षक का समस्या कोई नहीं देखता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर शिक्षक का समस्या आप देखिए, अजमेर में मेजॉरिटी 80% प्राइवेट स्कूल शिक्षक को पूरा वेतन नहीं देता है, और ये 5 या 10 हजार रुपये का वेतन देके उनको शोषण कर रहा है। एक तरह से उनका भी परिवार चलाना है, उनको भी, वो भी अच्छा एजुकेटेड है, और उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे स्कूल्स भी आज शहर में हैं जो पूरा तंगा में साइन करा देते हैं और वापस निकाल के देना है। ये प्रैक्टिकल फील्ड में वहां शिक्षक को क्या, आप उस शिक्षक से क्या एक्सपेक्ट करोगे ताकि वो इस देश के लिए, इन बच्चों के लिए काम करे? एक दिन आदर करना या सम्मानित करने से काम नहीं चलता। दूसरा, सरकारी स्कूल की बात आ गया। सरकारी स्कूल के अंदर मेरा ख्याल से जो मेन मोटो जो पढ़ाना है वो टीचरों को कम अवसर देता है। सारा काम, बाहर का काम सरकारी शिक्षक को करने के लिए देता है। जहां पे वो खड़े होकर टीचर बच्चों को पढ़ाने की बात आ गया, वहां जो क्वालिटी एजुकेशन की बात आ गया, वहां पे इन विचारों को, शिक्षकों को पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है ज्यादा टाइम। तो ये दोनों प्रॉब्लम है। इधर प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ाने का टाइम है, ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, लेकिन उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल में वेतन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां का प्रॉब्लम यही होता है, सारा काम में, जो मेजोरिटी ऑफ द काम में शिक्षक को लगा रहा है। तो ये दोनों में इसका प्रॉब्लम, ये दोनों अलग अलग समस्या है, लेकिन उसमें बच्चा सफर वो हो रहा है। और मेरा एक और ओपिनियन है, इधर शिक्षा आज का तारीख में बिजनेस में चल रहा है। ये प्योर बिजनेस है। ऑफरिंग एडमिशन का, जो पहले एडमिशन लेने को 30% रिबेट, 50% रिबेट, हमारा इधर स्विमिंग पूल है, नाइट को ये कोचिंग सेंटर है, ये है। तो कोचिंग सेंटर से लेके, ये प्राइवेट स्कूल से लेके कोचिंग सेंटर तक का जो चेन है, ये आज का तारीख में जो खरीद सकता है वो शिक्षा ले सकता है, जो खरीद नहीं सकता है वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है। आप बता दो, एक शिक्षा, एक हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अजमेर में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड आपने देखा? नहीं देखा होगा, और है भी नहीं है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट। क्योंकि इसका कारण सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है, उनका पेरेंट्स को पेमेंट कैपेसिटी नहीं है। तो अपन, मेरा ख्याल से 2 तरीके से सिटीजन अपन क्रिएट कर रहे हैं।
वो बच्चा जो सक्षम नहीं है वो भी अपना देश का नागरिक है, उनको भी पढ़ने का हक है। और उनमें से भी हम करीब, मेरा जो उड़ान सोसाइटी है वो करीब 700 का ऊपर अंडर प्रिविलेज बच्चों को रोज खाना खिला के पढ़ाता है। और गर्व के साथ इसी स्टूडियो में बैठ के हमारे लड़की कल जो नीट क्लियर करके दौसा मेडिकल कॉलेज सावित्री स्कूल में से पढ़ के ड्रॉप आउट लिया, उस बच्चे को पढ़ा के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहा है वही एजुकेशन में आगे बढ़ता है और दूसरा नहीं बढ़ता है। उसका बहुत सारा कारण है, आपने अभी चर्चा किया, पेरेंट्स अनअवेयर है और परेशानियां बहुत उनका सामने है, फिर भी वो फाइट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं ये दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चा बराबर फाइट करे, कॉम्पीट करे। तो साथियों, मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने अभी अभी जोश सर की बातों से जो महसूस किया वो ये है कि पहले इन्होंने चुनौतियां बताई कि प्राइवेट स्कूल में क्या चुनौतियां हैं, शिक्षकों के सामने उनके कार्य करने में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, वेतन विसंगतियां हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट स्कूल के ज्यादातर अध्यापक अधिकतर समय पर अन्य कामों में अपने आप को व्यस्त पाते हैं। तो उन्होंने नरेंद्र सिंह जी की तरफ उनकी वहां विद्यालय में होने वाली समस्याएं, और स्पेशली जब बच्चे 9, 10, 11, 12 की कक्षाओं में पढ़ते हैं उस समय विषय विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा शिक्षण की महती आवश्यकता होती है। और अगर ऐसे समय में शिक्षक उपलब्ध नहीं है या विद्यालय में होने के बावजूद भी कक्षा में जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं अन्य दायित्वों के कारण, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ आपने एक और चीज देखी, आपने ये देखा कि जोश सर ने यह भी बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ही स्कूलों के, अर्थात प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों ही स्कूलों के बच्चों में अपार क्षमता है और निश्चित रूप से निरंतर वो निखरती भी जा रही है। अब बात यह है, अचानक तो रातों रात से पर प्राइवेट स्कूल की नौकरी का सिस्टम तो चेंज होगा नहीं, अचानक ही रातों रात सरकारी विद्यालय में होने वाले दायित्वों को समाप्त तो किया नहीं जा सकता, दायित्व तो यूं ही रहेंगे। तो दायित्व का निर्वहन होता रहे, शिक्षक अपना कार्य पूरा करते रहे और शैक्षिक उपलब्धि हमारे बच्चों की, अजमेर के निवासियों के बच्चों की, अभिभावकों के उन बच्चों की जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और निखर के सामने आए और वो तेजी से आगे बढ़ें। इसके लिए क्या आवश्यक है? नरेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि इन समस्त वर्तमान परिदृश्य में जब हम खुश भी हैं कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में सूचना क्रांति के उपयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम और अपेक्षित गति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित रूप से सर, जो समस्याएं अभी जोश सर ने भी बताई और आप जिन बातों के ऊपर इशारा कर रहे थे कि आज विद्यालयों के अंदर, सरकारी विद्यालयों के अंदर दूसरे काम ज़्यादा है, जिस प्रकार से बीएलओ का कार्य है, या अभी जिस प्रकार से अभी आपने इस वर्षा ऋतु के अंदर भी हरियाणा और राजस्थान एक कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी की पहल पर चलाया गया था कि एक पेड़ माँ के नाम। अब निश्चित रूप से मुझे उस समय में उस विद्यालय के अंदर, मैंने जहाँ पर अभी मैं हूँ बढ़ना, वहाँ मैंने ज्वाइन किया ही था और टारगेट आ गया साहब 2500 पौधे आपके विद्यालय को लगाने। अब 2500 पौधे कहाँ लगाने, कैसे लगाने? उन दिनों के अंदर 7 दिन मैंने वहाँ देखा कि सभी शिक्षक केवल गड्ढे खुदवाने के अंदर और पेड़ों को वहाँ से नर्सरी से लाने के अंदर और उनको पहुँचाने और लगाने की व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। निश्चित रूप से ये इस प्रकार के कार्य अगर सरकार चाहे तो ग्राम पंचायत स्तर पर नरेगा के मजदूर पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती थी, वहाँ गड्ढे खुद सकते थे, पौधे वहाँ पर पहुँचाए जा सकते थे। और निश्चित जिस दिन पौधरोपण का कार्यक्रम होता उस दिन विद्यार्थियों के सहयोग से, विद्यार्थियों को जिम्मेदारी देते हुए अगर वो कार्य दिया जा सकता था। तो इस प्रकार से बहुत सारी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिनको हम अलग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर या विद्यालयों के अंदर उनसे निश्चित रूप से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी हो सकता है कुछ अवमूल्यन हमारे अंदर, शिक्षकों के अंदर भी निश्चित रूप से आया है। पुरानी परंपरा के हिसाब से जिस प्रकार से शिक्षक अपने बच्चों को अपने बच्चे के समान समझ करके जिस प्रकार से पढ़ाते थे, वो समस्या कुछ अभी जो नए शिक्षक हैं उनके अंदर आ रही है। तो ये उनके अंदर फिर से जिज्ञासा उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि वो उस प्रकार से, जिस प्रकार से कहा भी जाता है कि माँ स्तर, जो माँ के स्तर तक जाकर के जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार से जाकर के अगर वो शिक्षक उन सरकारी विद्यालय के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे और आगे बढ़ाए, तो निश्चित रूप से जो सुखद परिणाम आज हम देख रहे हैं उससे और अधिक आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मिलेंगे। देखिए साथियों, हरियाणा राजस्थान ये एक महत्वाकांक्षी योजना है।
हम जानते हैं पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए जो ये योजना सामने लाई गई है, एक पेड़ मां के नाम, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और अति आवश्यक भी। लेकिन अगर ये योजना विद्यालय के 10-12 अध्यापकों द्वारा गड्ढे खोदे जाने और नर्सरी तक जाकर पेड़ लाकर लगाए जाने तक रहेगी तो अध्यापक क्लास में नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्यों ना हम और आप, मेरे अभिभावकों और मेरे अध्यापकों, हम दोनों मिलकर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डेवलप करें और मिलकर के इस चेतना को जागृत करें कि पेड़ सबके लिए आवश्यक है। और अगर समुदाय सामूहिक रूप से साथ होगा तो निश्चित रूप से ये जो कार्य कभी कभी दुरूह लगने लगते हैं ये आसान हो जाएंगे। मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर के कुछ बातें ऐसी करें जिससे कि इस चर्चा को सार्थक परिणति प्राप्त हो सके। एक, हम अपने बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों के प्रति जागरूक हों। अगर विद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट, विद्यालय में अगर रोज बच्चों की कक्षा में शिक्षक उन्हें अध्ययन नहीं करा रहे हैं, सिर्फ पूछ तो लीजिए एक बार शाम को कि बेटी आज कुछ पढ़ाया, किस किस विषय में पढ़ाई हुई। अगर अध्यापक वो कहती है कि स्कूल तो आए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया, तो एक बार जाइए विद्यालय में, मिलिए प्रधानाचार्य से और अनुरोध करिए कि साहब हम अपने बच्चे को आपके भरोसे पर यहां भेजते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। और भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, और भविष्य सिर्फ इस एक बच्चे का नहीं बनेगा, आपके इतना करते ही ये प्रक्रिया जो कहीं कहीं छोटे छोटे ब्रेकेज डेवलप हो रहे हैं ये मीट आउट होंगे। हम सब मिलकर इस अजमेर में अपने बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था को अत्यधिक उत्तम, अत्यधिक उत्कृष्ट और सफल बना सकते हैं। मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे दोनों मेहमान सुनील जोश सर और नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं मेरे सुधी साथियों आप सबसे कि आप सब इस चर्चा से आनंदित भी हुए होंगे, इसमें उठाए गए बिंदुओं से संतुष्ट भी हुए होंगे। और यकीन मानिए, मेरा मन करता है, मेरा मन चाहता है कि आप सबने ये संकल्प लिया होगा कि हम सब मिलकर अजमेर की शैक्षिक परिदृश्य में सुधार के लिए कृत संकल्पित होंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।